नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और ये टॉपिक सच में बहुत जरूरी है ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल। और हमारा जो आज का बेस है ना, वो है ब्रेंट एन स्टीनबागर की बहुत ही मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। इस एनालिसिस का जो मेन मिशन है वो ये क्लियर करना है कि ट्रेडिंग सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स या चार्ट्स का खेल नहीं है। वो सही कहा। लोगों को लगता है कि ये मार्केट को समझने का खेल है। लेकिन असल में ये मार्केट से कहीं ज्यादा ना खुद को समझने का खेल है। शुरुआत में अक्सर ऐसा लगता है कि अगर कोई सही इंडिकेटर मिल जाए या कोई सटीक मैथमेटिकल फॉर्मूला हाथ लग जाए तो बस सफलता पक्की है। हाँ, एग्जैक्टली जैसे इंजीनियरिंग की दुनिया में होता है ना। हाँ, जैसे वहाँ एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, बारीकी से नाप तौल की जाती है और अगर सब कुछ मैथ्स के हिसाब से सही है तो बस एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। और ट्रेडिंग को लेकर भी शुरुआत में लोगों की यही सोच होती है। राइट, उन्हें लगता है कि ये चार्ट्स और नंबर्स का एक बहुत ही साफ सुथरा और कैलकुलेटेड खेल है। ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है कि कोई बाहरी चीज, कोई नया चार्ट पैटर्न या कोई जादुई इंडिकेटर रातों रात सब कुछ बदल देगा। क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा कंट्रोल चाहता है ना। बिल्कुल। ये एक बाइनरी या ब्लैक एंड व्हाइट नजरिया है जो दिमाग को बड़ा सुकून देता है। हर कोई चाहता है कि चीजें उनके कंट्रोल में हो, उन्हें देखा जा सके या मापा जा सके। राइट। जब स्क्रीन पर एक सपोर्ट लाइन टूट रही होती है या रेजिस्टेंस बन रहा होता है तो सब कुछ साफ नजर आता है और लगता है कि हाँ, स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। वेट, भ्रम कैसे? मतलब स्क्रीन पर तो सब दिख रहा है ना। दिखता जरूर है, पर लोग सोचते हैं कि वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में वो अपनी खुद की मान्यताओं को, अपने डर को, अपने लालच को और अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को ट्रेड कर रहे होते हैं। ओह, वाओ, ये सच में बहुत गहरी बात है। देखिए, इसको थोड़ा और अनपैक करते हैं। मैंने इस किताब की शुरुआत में एक लाइन पढ़ी थी जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। अच्छा, कौन सी लाइन? लेखक कहते हैं कि एक ट्रेडर की परफॉर्मेंस असल में उसके माइंडसेट का ही रिफ्लेक्शन होती है। हाँ, ये किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर एक ट्रेडर के तौर पर किसी को भी यही लगेगा कि उसका प्रॉफिट उसकी बेहतरीन स्ट्रैटेजी का नतीजा है। ये माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होने का क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है तो फिर माइंडसेट बीच में कहाँ से आ गया? यहीं पर तो ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी सिर्फ ये बताती है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। लेकिन जब असल में लाइव मार्केट में किसी का हार्ड अर्न्ड पैसा दांव पे लगा होता है ना, तो उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहना पूरी तरह से उस इंसान के माइंडसेट पर निर्भर करता है। अच्छा, तो मतलब एग्जीक्यूशन में माइंडसेट आता है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारा शोर है, अगर उसका माइंडसेट पूरी तरह से इमोशनल है, यानी वो डरा हुआ है या जल्दबाजी में है। हाँ, जैसे रातों रात अमीर बनने की जल्दबाजी, तो स्क्रीन पर लिए गए उसके ट्रेड्स भी वैसे ही बिखरे हुए होंगे, बिना किसी लॉजिक के। वो पैनिक करेगा और अपनी ही स्ट्रैटेजी के रूल्स को तोड़ देगा। ये तो बहुत आम बात है ट्रेडर्स में। और इसके विपरीत अगर माइंडसेट में डिसिप्लिन है, एक ठहराव है, तो ट्रेडिंग के नतीजे भी अनुशासित ही होंगे। हैरानी की बात यह है कि लोग अपना 90% समय और एनर्जी नई स्ट्रैटेजी खोजने में लगाते हैं। हाँ, नए नए कोर्सेज खरीदते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, सही कहा, और चार्ट्स पर दर्जनों तरह की लाइनें खींचते हैं। वो बाहर की दुनिया को, यानी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कोई इंसान कंट्रोल कर ही नहीं सकता। जबकि अपनी साइकोलॉजी जो कि उनके अपने हाथ में है, उसको वो पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ी गलती है। लेकिन एक बात बताइए, किताब में लेखक ने एक ट्रेडर को एक परफॉर्मर या एक एथलीट की तरह देखने को कहा है। मुझे ऑनेस्टली ये तुलना थोड़ी अजीब लगी। अजीब क्यों लगी? क्योंकि एक धावक या एक ओलंपिक खिलाड़ी की दुनिया और एक ट्रेडर की दुनिया में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। खिलाड़ी तो मैदान पर फिजिकली पसीना बहा रहा है, जबकि ट्रेडर बस अपनी कुर्सी पर बैठकर माउस क्लिक कर रहा है। ये भला कैसी परफॉर्मेंस हुई? ये तुलना शुरू में अजीब लग सकती है, लेकिन फिजिकल मेहनत भली ना हो, एक लाइव ट्रेड के दौरान जो मेंटल प्रेशर होता है ना, वो बिल्कुल एक ओलंपिक फाइनल जैसा ही होता है। प्रेशर तो सच में बहुत होता है। जब हम किसी प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका फाइनल मैच नजर आता है, लेकिन उस खिलाड़ी की असली परफॉर्मेंस उस मैच में नहीं होती। तो कहाँ होती है? उन हजारों घंटों की प्रैक्टिस में,
जो उसने कोर्ट पर अकेले बिताए होते हैं। एक एथलीट अपनी हर छोटी से छोटी मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है, कोच से फीडबैक लेता है और लगातार कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर काम करता है। राइट। वो सीधे फाइनल में नहीं उतरता। बिल्कुल। वो ये नहीं सोचता कि बस आज सीधे मैदान में उतरूंगा और बिना किसी तैयारी के गोल्ड मेडल जीत लूंगा। ट्रेडिंग भी एक बहुत ही हाई लेवल स्किल है। यहाँ परफॉर्मेंस का मतलब है प्रेशर के टाइम में सही डिसीजन लेने की क्षमता। तो फिर एक ट्रेडर की प्रैक्टिस असल में दिखती कैसी है? एक एथलीट तो जिम जा सकता है, रनिंग कर सकता है, लेकिन एक ट्रेडर बिना अपने असली पैसे का नुकसान किए प्रैक्टिस कैसे करें? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक ट्रेडर के लिए प्रैक्टिस का मतलब है लाइव मार्केट के बंद होने के बाद चार्ट्स की गहराई से स्टडी करना, जिसे हम बैक टेस्टिंग कहते हैं, राइट? हाँ, बैक टेस्टिंग। जहां कोई व्यक्ति अपनी स्ट्रैटेजी को पिछले 5 सालों के डेटा पर लगाकर देखता है कि वो कितनी बार सही साबित हुई। इसके अलावा पेपर ट्रेडिंग करना, जहां असली पैसे के बिना सिर्फ मार्केट मूवमेंट्स के आधार पर वर्चुअल ट्रेड्स लिए जाते हैं। अच्छा, और मार्केट को सिर्फ देखना भी तो प्रैक्टिस है ना? बिल्कुल, जिसे हम टेप रीडिंग कहते हैं या डेप्थ ऑब्जर्व करना। बिना कोई ट्रेड लिए सिर्फ ये देखना कि अलग अलग लेवल्स पर बायर्स और सेलर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। जब कोई ये सब करता है तो वो असल में अपने दिमाग को ट्रेन करा होता है। पर विडंबना ये है कि एक आम ट्रेडर ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करता। हाँ, वो तो सुबह 9:30 बजे अपना लैपटॉप खोलता है और सीधे भारी प्रॉफिट कमाने की उम्मीद करता है, बिना किसी वार्म अप के, बिना किसी पिछले फीडबैक के। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी अड़चन है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है कि प्रोसेस पर फोकस करो, पैसे पर नहीं। लेकिन जब किसी इंसान की गाड़ी कमाई स्क्रीन पर डूब रही होती है, तो वो पीएनएल को इग्नोर करके इस प्रोसेस पर कैसे टिका रह सकता है? ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, क्योंकि एंड में तो पैसा ही मायने रखता है ना। ये एक बहुत कॉमन स्ट्रगल है। अगर मैं यहाँ एक एनालॉजी दूं, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई फॉर्मूला 1 रेसर अपनी गाड़ी चला रहा हो, लेकिन उसका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि फिनिश लाइन कहाँ है। वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उसे स्टीयरिंग कैसे घुमानी है, ब्रेक्स कब लगाने हैं, एक्सेलरेटर कितना दबाना है। वो बस फिनिश लाइन को घूर रहा है। और इसी से ये क्लियर हो जाता है कि सिर्फ फिनिश लाइन को घूरने का नतीजा क्या होगा। उस रेसर की गाड़ी यकीनन क्रैश हो जाएगी। बिल्कुल, क्रैश होगी। ट्रेडिंग में भी ठीक ऐसा ही होता है। प्रॉफिट असल में कोई लक्ष्य है ही नहीं, ये केवल एक बाय प्रोडक्ट है। एक बाय प्रोडक्ट। हाँ, जब सारा ध्यान सही प्रोसेस को फॉलो करने पर होता है ना, तो प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। अगर उस रेसर का ध्यान गियर शिफ्ट करने पर, सही वक्त पर ब्रेक लगाने और कर्व्स पर है, तो वो नेचुरली सेफ तरीके से फिनिश लाइन तक पहुंच जाएगा। ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे को देखता है, M2M स्क्रीन को देखता है, तो वो डर और लालच के चक्कर में फंस जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पीएनएल स्क्रीन है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो नंबर चलता रहता है, वो ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन या डिस्ट्रैक्शन है? बिना किसी शक के पीएनएल स्क्रीन जो है ना, वो सीधा इमोशंस भड़काती है। जब किसी को प्रॉफिट दिखता है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये थोड़ा सा प्रॉफिट भी वापस ना चला जाए। हाँ, और वो एक अच्छे ट्रेड को बहुत जल्दी काट देते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ जब नुकसान दिख रहा होता है तो वो एक खराब ट्रेड को लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं, इस उम्मीद में कि वो वापस प्रॉफिट में बदल जाएगा। होप ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। सही कहा। लेकिन अगर उनका फोकस इस बात पर हो कि क्या ये एंट्री मेरे सिस्टम के अनुसार है या क्या मेरा स्टॉप लॉस सही जगह पर है, तो दिमाग शांत रहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रोसेस सही है। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में प्रोसेस सही है तो 100 ट्रेड्स के बाद आउटकम तो पॉजिटिव ही होना है। ये थ्योरी तो सच में बहुत दमदार है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अपना प्रोसेस सुधारना है, तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि वो असल में गलती कहाँ कर रहा है? यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस का रोल आता है। क्योंकि देखिए, लाइव मार्केट में जब घबराहट हावी होती है, तब तो किसी को अपनी गलती नजर ही नहीं आती। तब तो बस दिमाग सुन हो जाता है। किताब में इस सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मा जागरूकता का काफी जिक्र है। लेकिन एक आम धारणा यह है कि आत्मा जागरूकता तो मेडिटेशन या आध्यात्म का विषय है। ट्रेडिंग जैसे मैथमेटिकल और फाइनेंशियल फील्ड में इसका क्या काम? बहुत बड़ा काम है। ट्रेडिंग में सेल्फ अवेयरनेस किसी लाइफ जैकेट की तरह काम करती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का पैसा दांव पर लगा होता है तो उसके दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो अचानक से एक्टिव हो जाता है। एमिगडाला ये क्या करता है? फैसले लेता है। वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लगभग शटडाउन हो जाता है। ओह अच्छा, मतलब आप पैनिक मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल।
इसीलिए लाइव मार्केट में किसी को समझ ही नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। हाँ, तभी लोग बाद में सोचते हैं कि मैंने वो ट्रेड क्यों लिया था। एग्जैक्टली क्या व्यक्ति उस वक्त जल्दबाज हो जाता है जब मार्केट तेजी से भाग रहा होता है? क्या उस पर डर हावी हो जाता है जब उसकी पोजीशन के खिलाफ एक छोटी सी लाल कैंडल बनती है? या फिर 2-4 ट्रेड्स लगातार सही होने के बाद क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है? बिना सेल्फ अवेयरनेस के ये सब आइडेंटिफाई करना तो इम्पॉसिबल है। और बिना इस अवेयरनेस के कोई भी ट्रेडिंग प्रोसेस सिर्फ कागज पर लिखा हुआ एक नियम बनकर रह जाता है, जिसका लाइव मार्केट में कभी पालन नहीं होता। ये सच में एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। एक ट्रेडर को उस मोमेंट में एहसास ही नहीं होता कि वो इन इमोशंस के वश में होकर काम कर रहा है। वो तो बस क्लिक किए जा रहा होता है। सही कहा। और इसी अंधकार से बाहर निकलने के लिए लेखक ने ट्रेडिंग जर्नल का जिक्र किया है। अब देखिए, मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो एक्सेल शीट में अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लिखते हैं। तो क्या किताब में जिस जर्नल की बात हुई है वो वैसी ही कोई एक्सेल शीट है? नहीं नहीं, ये कोई आम मैथमेटिकल जर्नल या एक्सेल शीट नहीं है। लेखक इसको इमोशनल ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं। इमोशनल जर्नल? इसमें क्या अलग होता है? इसमें ट्रेड्स का नंबर्स और मैथ्स तो लिखना ही है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये दर्ज करनी है कि उस वक्त दिमाग में चल क्या रहा था, एक ट्रेड आखिर लिया क्यों गया। अच्छा, मतलब उसकी साइकोलॉजी क्या थी? हाँ, क्या वो ट्रेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा था या फिर मार्केट को भागता हुआ देखकर कहीं पीछे ना छूट जाए बस इसलिए ले लिया गया, जैसे हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। या फिर क्या पिछले नुकसान का बदला लेने के लिए वो ट्रेड लिया गया था, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं? बिल्कुल। जब कोई इंसान अपनी इन भावनाओं को और इन सवालों को कागज पर लिखता है तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक रीजन काम कर रहा होता है। ये बड़ा दिलचस्प है। इसके पीछे साइंस कैसे काम करता है? सिर्फ लिखने भर से क्या बदल जाता है? देखिए, जब इंसान अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप देता है ना, तो वो उन भावनाओं को, वेग और डरावनी भावनाओं को दिमाग के उस हिस्से से यानी एमिग्डाला से निकालकर दिमाग के लैंग्वेज और लॉजिक वाले हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ धकेल रहा होता है। वाओ! तो लिखना एक तरह का ब्रिज है। बिल्कुल। ये प्रोसेस इंसान को शांत करती है। वो इमोशन अब कोई हवा में तैरता हुआ अमूर्त डर नहीं रह जाता, बल्कि एक सॉलिड डेटा पॉइंट बन जाता है जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये इमोशनल जर्नल एक आईने की तरह काम करता है। एक ऐसा आईना जो उस कड़वी सच्चाई को दिखाता है जिसे लोग अक्सर मार्केट बंद होने के बाद बिल्कुल अनदेखा कर देना चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कोई भी ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसने अपनी 1 महीने की मेहनत को सिर्फ एक पल के लालच की वजह से बर्बाद कर दिया। सही बात है। इस आईने में खुद को देखना सच में बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यही दर्द बदलाव की शुरुआत भी है। जब उस जर्नल में लिखा जाता है कि मैंने ये ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मुझे सुबह के नुकसान की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था, तो अगली बार क्या होगा पता है? क्या होगा? अगली बार जब फिर से वैसा ही गुस्सा उठेगा, दिमाग तुरंत एक वार्निंग देगा। दिमाग कहेगा, रुको, पिछली बार जब तुमने गुस्से में आकर ट्रेड लिया था तब तुमने अपना सारा कैपिटल दांव पर लगा दिया था और बड़ा लॉस किया था। समझ आई बात। इस तरह से ये जर्नल फ्यूचर में बहुत बेहतर और लॉजिकल डिसीजन लेने में मदद करता है। हाँ, ये डेटा और इमोशंस के बीच का एक बहुत मजबूत पुल बन जाता है। तो एक बात बताइए, जब कोई इंसान लगातार अपनी भावनाओं और ट्रेड्स को इस इमोशनल जर्नल में दर्ज कर रहा है, तो कुछ हफ्तों या महीनों बाद क्या निकल कर आता है? क्या सिर्फ लिख लेने से प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाती है, या उन पन्नों से कुछ और भी बड़ा समझ में आता है? सिर्फ लिखने से काम खत्म नहीं होता। असली काम तो वहां से शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति 1 महीने के अपने उस जर्नल को पीछे पलट कर देखता है ना, तो उसे अपने ही बिहेवियर के कुछ बहुत क्लियर पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। पैटर्न्स? किस तरह के पैटर्न्स? हम सभी इंसान आदतों के पुतले हैं। हमारे अंदर कुछ विनिंग पैटर्न्स होते हैं जिनसे हम लगातार पैसा बनाते हैं, और कुछ लूजिंग पैटर्न्स होते हैं जिनसे हम पैसा गवाते हैं। अच्छा। देखिए, ट्रेडिंग में नुकसान होना कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि लॉस तो हर बिजनेस का हिस्सा होता है। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब इंसान एक ही तरह की गलती बार बार करता है और हर बार एक ही तरीके से नुकसान उठाता है। सही कहा। क्या आप इन लूजिंग और विनिंग पैटर्न्स का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं? ये असल जिंदगी में या चार्ट्स पर दिखते कैसे हैं? जरूर।
मान लीजिए एक ट्रेडर का जर्नल ये दिखाता है कि वो अक्सर ऐसे ट्रेड्स में और ज्यादा पैसा लगा देता है जो पहले से ही भारी नुकसान में चल रहे हों। हाँ, वो इस उम्मीद में एवरेजिंग करता है कि मार्केट वापस पलटेगा। एग्जैक्टली ये उसका एक बहुत बड़ा लूजिंग पैटर्न है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक बहुत डिसिप्लिन रहता है और एक अच्छा प्रॉफिट भी बना लेता है। मॉर्निंग सेशन अच्छा गया। हाँ, लेकिन दोपहर में बस बोर होने की वजह से या एक्शन मिस करने की वजह से वो बेवजह के ट्रेड्स लेने लगता है और इस ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो सुबह का सारा प्रॉफिट शाम तक गंवा देता है। बाप रे, ये तो बहुत ही आम बीमारी है ट्रेडर्स की, है ना? तो ये एक क्लियर लूजिंग पैटर्न है। दूसरी तरफ विनिंग पैटर्न वो होता है जब जर्नल ये बताता है कि व्यक्ति किसी स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न पर या किसी खास मेंटल स्टेट में सबसे बेहतरीन ट्रेड्स लेता है, जैसे जब वो पूरी तरह से शांत और फोकस्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता का रहस्य कोई नई जादुई स्ट्रैटेजी खोजना नहीं है, बल्कि अपने इन लूजिंग पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें खत्म करना और विनिंग पैटर्न्स को और ज्यादा मजबूत करना है। बिल्कुल, और इसी अप्रोच से ट्रेडिंग में वो असल कंसिस्टेंसी आती है जिसके पीछे सब भागते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही कॉमन धारणा सामने आती है जो हमने अक्सर सुनी होगी। सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर बहुत ज्ञान बांटा जाता है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए ना बस एक रोबोट बन जाओ। ओ हाँ, वो रोबोट वाली एडवाइस। हाँ, कि अपनी भावनाओं को पूरी तरह से मार दो, आपके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं होनी चाहिए, तभी आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। लेकिन इस किताब की गहराई और इस पूरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि ये शायद सबसे डेंजरस एडवाइस है। भावनाओं को मारना तो इंसान की फितरत के ही खिलाफ है। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। भावनाओं को मारना सिर्फ फितरत के खिलाफ नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकली ये इम्पॉसिबल भी है। साइंस ये बार बार साबित कर चुका है कि जब भी हमारा पैसा या हमारी सेफ्टी दांव पर होती है तो डर और ग्रीड जैसी भावनाएं तो उठेंगी ही। बात इन भावनाओं को मारने या उन्हें जबरदस्ती दबाने की नहीं है। अगर दबाएंगे तो क्या होगा? अगर कोई डर को दबाने की कोशिश करेगा ना, तो वो डर किसी न किसी दिन पैनिक के रूप में एक बहुत बड़े गलत फैसले के जरिए बाहर आ ही जाएगा और पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। तो फिर सही अप्रोच क्या है? असली खेल सेल्फ अवेयरनेस के जरिए उन भावनाओं को मैनेज करने का है, किल करने का नहीं। तो ये मैनेज करना प्रैक्टिकली क्या होता है? मतलब एक तरफ डर लग रहा है और दूसरी तरफ उसे दबाना भी नहीं है, तो बीच का रास्ता क्या हुआ? बीच का रास्ता है सिचुएशंस पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, इसमें क्या डिफरेंस है? थोड़ा समझाइए। मान लीजिए मार्केट अचानक से किसी ट्रेड के खिलाफ तेजी से नीचे गिरने लगता है। एक आम खरीदार जिसके पास ये अवेयरनेस नहीं है, वो तुरंत रिएक्ट करेगा। हाँ, वो घबरा जाएगा, डर उस पर हावी होगा और वो बिना सोचे समझे पैनिक में अपनी पोजीशन तुरंत काट देगा, भले ही उसका स्टॉप लॉस अभी काफी दूर हो। ये होता है बिना सोचे किया गया ब्लाइंड रिएक्शन। राइट। और रिस्पॉन्ड करना क्या होता है? दूसरी तरफ एक अवेयर ट्रेडर उसी गिरावट को देखेगा, उसके अंदर भी डर पैदा होगा, क्योंकि वो इंसान है, कोई मशीन नहीं। लेकिन वो उस डर को एक अलर्ट या सिग्नल की तरह लेगा। वो एक पल के लिए रुकेगा, एक लंबी सांस लेगा, अपने प्रोसेस को याद करेगा और फिर लॉजिकली ये फैसला लेगा कि क्या वाकई सिस्टम के हिसाब से बाहर निकलने का टाइम आ गया है या ये सिर्फ मार्केट का एक नॉर्मल नॉइज या उतार चढ़ाव है। ये है रिस्पॉन्ड करना। वाह, मतलब रिएक्ट करना एक ऑटोमेटिक इम्पल्स है, जबकि रिस्पॉन्ड करना एक कॉन्शियस चॉइस है। एकदम सटीक। ये रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के बीच का जो छोटा सा मेंटल गैप है, शायद वही एक सफल और असफल ट्रेडर के बीच का असली फर्क है। इसका मतलब है कि सफलता का अर्थ परफेक्ट होना नहीं है। बिल्कुल नहीं, परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता यहाँ। सफलता का ये मतलब नहीं है कि इंसान को कभी डर नहीं लगेगा या वो कभी ग्रीड महसूस नहीं करेगा या उससे कभी कोई गलती नहीं होगी, बल्कि इसका असली मतलब है हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना। हाँ। ये भावनाओं से लड़ने की नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठाने और उनसे सीखने की एक लंबी यात्रा है। सही कहा। अपनी भावनाओं को अपना दुश्मन मानने के बजाय उन्हें एक डेटा पॉइंट या गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो वो डर बता रहा है कि शायद आज आपकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी है। अच्छा, और अगर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो बता रहा है कि इंसान शायद अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। ये इमोशंस लगातार बता रहे होते हैं,
कि माइंडसेट में कहाँ लूप होल्स हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि मार्केट हर दिन सुबह खुलता है और हर दिन वो इंसान के धैर्य, उसके अनुशासन और उसकी साइकोलॉजी का एक बहुत कड़ा टेस्ट लेता है। बिल्कुल। लेकिन असली टेस्ट ना मार्केट के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि ये असली टेस्ट खुद के साथ होता है। मार्केट तो बस एक बहुत बड़ा आईना है जो इंसान की अंदरूनी हालत को स्क्रीन पर उन रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक्स के रूप में रिफ्लेक्ट कर देता है। एकदम ठीक बात। जिस दिन किसी ने अपनी साइकोलॉजी, अपनी कमजोरियों और खुद के बिहेवियर पैटर्न्स को गहराई से समझ लिया ना, उस दिन मार्केट का ये बाहरी शोर उसे परेशान करना बंद कर देगा। खुद पर विजय पाना ही वास्तव में मार्केट पर विजय पाना है। जब तक अंदर की दुनिया में क्लैरिटी और अनुशासन नहीं होगा, तब तक बाहर की दुनिया में यानी उस पीएनएल स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी आ ही नहीं सकती। ये सच में एक बहुत ही शानदार और गहरी सोच है जो ट्रेडिंग को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देती है। मुझे भी लगता है इस किताब के कॉन्सेप्ट सच में लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं किसी के लिए भी। बिल्कुल। तो इस डीप ड्राइव को ख़त्म करते हुए यहाँ एक ऐसा विचार है जिस पर सबको ज़रूर गहराई से सोचना चाहिए। आमतौर पर हम हमेशा अपने नुकसान को किस्मत की खराबी या मार्केट की किसी चाल या ऑपरेटर की गलती मान लेते हैं। हाँ, दूसरों पर ब्लेम डालना आसान होता है। राइट। लेकिन अगर ये सच है कि मार्केट हर दिन सिर्फ हमारा टेस्ट ले रहा है, तो क्या हर लॉस वाकई में सिर्फ एक बुरी किस्मत है, या फिर क्या ये हमारी अपनी ही किसी छिपी हुई साइकोलॉजिकल कमजोरी को सामने लाने की एक बहुत ही महंगी फीस है? एक ब्लाइंड स्पॉट जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हाँ, एक ऐसी कमजोरी जिसे शायद हम अपनी आम जिंदगी में कभी देख ही नहीं पाते। तो शायद अगली बार जब कोई ट्रेड गलत जाए तो बाहर उस स्क्रीन पर उन लाल चार्ट्स को घूरने और मार्केट को कोसने के बजाय बस एक पल के लिए आंखें बंद करके ये सोचना चाहिए कि उस वक्त दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा था। क्योंकि हो सकता है कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा जवाब मार्केट के किसी इंडिकेटर पे नहीं, बल्कि उस खामोशी में छुपा हो। आज के इस बेहतरीन चर्चा में बस इतना ही।